हैं कि डाइसैकेराइड्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से सुक्रोज को हम चीनी के रूप में जानते हैं। इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स की। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि डाइसैकेराइड्स दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स के जुड़ने से बनते हैं। जब हम किसी डाइसैकेराइड का जल अपघटन कराएंगे तो हमें मोनोसैकेराइड के दो यूनिट्स मिलेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि डाइसैकेराइड्स में दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में किस प्रकार जुड़ती हैं। देखिए, एग्जाम के लिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ग्लाइकोसाइडिक आबंध। मैंने आपको बताया था कि तीन तरह के आबंध इस चैप्टर में आएंगे, ग्लाइकोसाइडिक आबंध, पेप्टाइड आबंध और फॉस्फेट आबंध। तो इनमें से पहला आबंध ग्लाइकोसाइडिक आबंध के बारे में हम बात करेंगे। ये एक इथिरल बॉन्ड है जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स के दो मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोक्सिल समूहों से बनता है। हाइड्रोक्सिल समूह पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल करके इस लिंकेज को बनाते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोसाइडिक आबंध किसे कहते हैं, तो आप जानकारी देंगे कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को आपस में जोड़ने वाला इथिरल आबंध ग्लाइकोसाइडिक आबंध कहलाता है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि ये आबंध किस प्रकार बनता है। देखिए, जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, मान लीजिए उसमें से फर्स्ट मोनोसैकेराइड यूनिट का एक कार्बन ये है और इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार एक दूसरा कार्बन है जो दूसरे मोनोसैकेराइड यूनिट में उपस्थित है। इसके पास भी एक H और एक OH समूह उपस्थित है। तो जब इन दोनों के हाइड्रोक्सिल समूह पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो ये ऑक्सीजन इन दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़ने का काम करेगी। यानी आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है तो ये सेकंड मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे के साथ आपस में एक बंध से जुड़े हुए हैं और इसी बंध को ग्लाइकोसाइडिक आबंध कहते हैं। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई जो आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएगी कि ग्लाइकोसाइडिक आबंध से आप क्या समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डाइसैकेराइड्स की क्या विशेषताएं हैं। एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप इनका जल अपघटन कराएंगे तो मोनोसैकेराइड्स की दो यूनिट्स मिलेंगी। दूसरी बात, डाइसैकेराइड्स में से कुछ रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं और कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। जैसे सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर्स की कैटेगरी में आती हैं। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। कई बार बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो आप अगर आपके पास ऑप्शंस हैं और उसमें सुक्रोज एक ऑप्शन है तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी डाइसैकेराइड किस कंडीशन में रिड्यूसिंग नेचर का होता है और किस कंडीशन में नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन में आता है, मैं आपको ये समझा देता हूं। जब हमने मोनोसैकेराइड्स की संरचनाएं पढ़ी थी तो वहां हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन CHO ग्रुप रखता है और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन CO ग्रुप रखता है। तो जब डाइसैकेराइड्स बन जाएंगे उस समय
अगर कार्बन नंबर 1 के पास फ्री OH समूह उपस्थित है या फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 के पास CO समूह उपस्थित है, तो ऐसा डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग नेचर का होगा। और यदि OH समूह उपस्थित नहीं है, इसका मतलब हुआ कि यदि दोनों ही मोनोसैकेराइड यूनिट्स के फर्स्ट कार्बन वाले OH समूह अगर ग्लाइकोसाइडिक आबंध बनाने में प्रयोग कर लिए गए हैं, तो ऐसी शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में रखी जाएगी। और यदि OH समूह फ्री हैं, तो आप उसको रिड्यूसिंग कैटेगरी में रखेंगे। आगे चलते हैं कि जो डाइसैकेराइड्स हैं उनके कॉमन एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। हम इनको कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, सुक्रोज के दो मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होगा, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का होगा। माल्टोज में दोनों ही मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के होते हैं, जबकि लैक्टोज में एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होगा जबकि दूसरा मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का होगा। तो देखिए, पहला डिफरेंस तो इनके कंपोनेंट मोनोसैकेराइड्स में ही मिल जाता है। सुक्रोज के पास एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज। माल्टोज के पास सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स होंगी, जबकि लैक्टोज के पास गैलेक्टोज और ग्लूकोज की यूनिट्स होंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होगा कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि माल्टोज और लैक्टोज दोनों किसकी कैटेगरी में आती हैं? रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आती हैं। आगे चलते हैं। अब हम एक एक कर डाइसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं सुक्रोज की। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुक्रोज में एक मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा मॉलिक्यूल बीटा डी ग्लूकोज का होता है। अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल समूह और बीटा डी फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन का हाइड्रोक्सिल समूह ग्लाइकोसाइडिक आबंध बनाने में यूज हो जाते हैं, यानी इनके पास फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक समूह नहीं होते, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है। एक बार आप इनकी जो स्ट्रक्चर है उसे देखिए। देखिए, हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है अल्फा डी ग्लूकोज का और सेकेंड मॉलिक्यूल है बीटा डी फ्रक्टोज का। अल्फा डी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन का OH समूह और बीटा डी ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन का OH समूह ग्लाइकोसाइडिक आबंध बनाते हैं। देखिए, जो बाकी के पार्ट्स हैं मॉलिक्यूल्स में उनमें कोई चेंज नहीं होता, केवल ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का OH और फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन का OH ग्लाइकोसाइडिक आबंध बनाकर पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। यदि हम माल्टोज की बात करें, तो माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज की दो यूनिट्स होती हैं। पहले मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन ग्लाइकोसाइडिक आबंध बनाने में भाग लेगा। यानी एक मॉलिक्यूल के पास, यानी जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, इसका C1 फ्री स्टेट में होता है, यानी C1 का OH ये कहीं भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आ जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज की पहली यूनिट, ये दूसरी यूनिट। पहली यूनिट का फर्स्ट कार्बन अपना OH समूह प्रयोग कर लेता है, जबकि दूसरी यूनिट का फोर्थ कार्बन अपना OH समूह ग्लाइकोसाइडिक आबंध बनाने में लगाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन
फ्री कंडीशन में है, यानी इसके पास OH ग्रुप उपस्थित है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगा। अगर हम लैक्टोज की बात करें तो इसमें एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का है और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है। गैलेक्टोज का जो OH समूह है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में चला जाता है, जबकि ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन वाला OH समूह फ्री रहता है और इसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगा। तो देखिए, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इनकी स्ट्रक्चर आपने समझ ली। आपको यहां याद ये रखना है कि सुक्रोज के कंपोनेंट्स हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, जबकि माल्टोज में दोनों ही यूनिट्स ग्लूकोज की होती हैं, जबकि गैलेक्टोज और ग्लूकोज लैक्टोज के अंदर प्रेजेंट होता है। गैलेक्टोज और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज सुक्रोज के अंदर, अल्फा डी ग्लूकोज दोनों ही यूनिट्स माल्टोज के अंदर, और गैलेक्टोज और ग्लूकोज लैक्टोज के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। इन डाइसैकेराइड्स का जैविक महत्व क्या है? अगर आप देखेंगे तो लैक्टोज आप जानते हैं दूध के अंदर प्रेजेंट होता है और छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली इन्फेंट्स के लिए, ये लैक्टोज एनर्जी का एक मेन सोर्स होता है। सुक्रोज को हम चीनी के रूप में जानते हैं, इसका यूज हम काफी ज्यादा करते हैं। हालांकि आज के समय में कहा जाता है कि चीनी का यूज कम से कम करें, ये हमारे हेल्थ के लिए तभी बेनिफिट देगा जब हम इसको कम मात्रा में ही यूज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। देखिए बच्चों, जो पॉलीसैकेराइड्स है, पॉली का मीन्स होता है टू मैनी, यानी बहुत सारे। तो यदि किसी कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स की बहुत सारी यूनिट्स उपस्थित हों तो आप इसको पॉलीसैकेराइड कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। ठीक है बच्चों। तो देखिए, मोनोसैकेराइड्स में एक यूनिट होती है, मोनोसैकेराइड की वो खुद ही एक यूनिट होता है। डाइसैकेराइड्स में दो होती हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स में लगभग 200 से और कई हजार तक की यूनिट्स मोनोसैकेराइड्स की प्रेजेंट हो सकती हैं, तो इसलिए इनका नाम है पॉलीसैकेराइड्स। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला C6H10O5 होल N होगा, C6H10O5 होल N। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो पॉलीसैकेराइड्स हैं हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है। देखिए, पॉलीसैकेराइड्स कैटेगरी को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं संग्राहक पॉलीसैकेराइड्स, जिनका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को लिविंग बीइंग के अंदर स्टोर करके रखना। दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, जिनका फंक्शन होता है लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चर को बनाने में किसी भी तरह से हेल्प करना। अगर हम बात करें स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्च और ग्लाइकोजन। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स की, तो उसमें आते हैं सेल्यूलोज और काइटिन। तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है जो प्लांट्स में स्टोरेज फूड के रूप में जमा रहता है। जब भी हार्ड डेज आए तो वो अपने उस स्टार्च का यूज एनर्जी के लिए करता है। अब देखिए, यहां भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, वो ये है कि स्टार्च के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देखिए, स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक का नाम है एमाइलोज और दूसरे का नाम है एमाइलोपेक्टिन। देखिए, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ये दोनों नाम आप याद रखिए, क्योंकि जनरली एग्जाम में स्टार्च के दो कंपोनेंट्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। एक का नाम है एमाइलोज और एक का नाम है एमाइलोपेक्टिन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
ये डिफरेंस भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। पहला डिफरेंस है कि अमाइलोज वाटर सोल्यूबल है, एमाइलोज पानी में घुल जाता है। आप देखते होंगे कि जब आप चावल पकाते हैं तो चावल का जो मांड बचता है वो एमाइलोज की वजह से होता है। चावल में स्टार्च प्रेजेंट है, जब आप चावल को उबालते हैं तो स्टार्च का एमाइलोज पार्ट ये पानी में घुल जाता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। पहला डिफरेंस तो ये हुआ कि एमाइलोज वाटर सोल्युबल है जबकि एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है। दूसरा डिफरेंस इनकी स्ट्रक्चर के अंदर आता है। एमाइलोज में ग्लूकोज यूनिट्स एक के बाद एक सीधी रेखा में जुड़ती हुई चली जाती है, यानी एमाइलोज की स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में ऐसा नहीं होता। एमाइलोपेक्टिन में ब्रांच्ड ग्लूकोज चेन प्रेजेंट रहती है। तो देखिए, तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज वाटर सोल्यूबल है जबकि एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल है। एमाइलोज की स्ट्रक्चर में ग्लूकोज की सीधी स्ट्रेट चेन होती है जबकि एमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर में ब्रांच्ड चेन होती है। अब यदि हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन वही काम एनिमल्स के अंदर करता है जो काम स्टार्च प्लांट्स के अंदर करती है, यानी ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर स्टोर्ड फूड की तरह रहता है। हमारे लीवर के अंदर ये ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो जाता है और जब भी कभी हार्ड डेज आते हैं, यानी यदि हमें लंबे समय तक खाना ना मिले, तो लीवर इसी ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलकर हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है और आपके एग्जाम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनाता है। वो क्वेश्चन हम अभी समझेंगे, उससे पहले हम सेल्यूलोज की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेल्यूलोज वो पॉलीसेकेराइड्स है जो प्लांट्स की सेल्स के लिए सेल वॉल बनाने का काम करता है, यानी प्लांट्स के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है। इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स पाई जाती हैं। अब सेल्यूलोज के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सेल्यूलोज ग्रेजिंग कैटल्स के अंदर तो डाइजेस्ट हो जाता है। जो घास खाने वाले मवेशी होते हैं उनके अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता। आपसे नॉर्मली एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाएगा कि सेल्यूलोज ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेस्टिबल क्यों नहीं है। तो आप इसके आंसर के लिए ये बताएंगे कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसको सेल्यूलेज नाम दिया गया है। अब ये सेल्यूलेज एंजाइम ह्यूमन बींग्स के अंदर एब्सेंट रहता है और इसीलिए ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो सकता। अब यदि हम बात करें काइटिन की, तो काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है जो मेनली इंसेक्ट्स और कवक फंगस के अंदर सेल वॉल और जो एक्सोस्केलेटन होते हैं उनको बनाने का काम करता है। काइटिन में बड़ी लार्ज अमाउंट में एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यूनिट्स होती हैं जो इसको एक कठोर कंपाउंड बना देती है। देखिए, जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, यदि आप इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इनका आकार, इनकी घुलनशीलता, इनका स्वाद और इनका कार्य ये दिया जा सकता है। अगर आप इनके आकार की बात करेंगे तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी इनके अणुभार बहुत ज्यादा होते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं।
नॉर्मली ये जल में कम घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। स्वाद में ये डाइसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स की तरह मीठे नहीं हैं और इनका बेसिकली काम या तो ये स्टोर्ड फूड के रूप में काम करते हैं या फिर ये स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में काम करते हैं। अब देखिए, अगर हम एक बार इनके जैविक महत्व के बारे में बात करें तो स्टार्च ये ऊर्जा के लिए आवश्यक है, ग्लाइकोजन भी ऊर्जा के लिए आवश्यक है एनिमल्स में। सेलुलोज एक फाइबर के रूप में काम करता है, तो ये एक स्ट्रक्चरल सब्सटेंस है। और काइटिन लिविंग बींग्स के अंदर एक्सोस्केलेटन बनाने का काम करता है। अब यदि अगर हम मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स तीनों का कंपैरिजन करना चाहें तो मोनोसैकेराइड्स में केवल एक ही यूनिट होती है, डाइसैकेराइड्स में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं और पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारी। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स स्वाद में मीठे होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। मोनोसैकेराइड्स जल में बहुत ज़्यादा घुलते हैं जबकि पॉलीसैकेराइड्स जल में बहुत कम घुलते हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने ये आज कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानकारी की। आप जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं उनको आप अवश्य लर्न करें ताकि वो आपको एग्जाम में काम आ सके। थैंक यू।